अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज से हम शुरू करेंगे कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। कानूनी शहादत ऑर्डर जिसको हम शॉर्टली QSO भी कहते हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी है। आज हम कानूनी शहादत ऑर्डर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ QSO, कानूनी शहादत ऑर्डर क्या है, किस किस्म का लॉ है ये। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ QSO, कानूनी शहादत ऑर्डर का पर्पस क्या है। और हम पढ़ेंगे कि कानूनी शहादत ऑर्डर का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल है। और हम देखेंगे कि कानूनी शहादत ऑर्डर की स्कीम क्या है, इसके अंदर किस तरह अरेंजमेंट की हुई है आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कानूनी शहादत ऑर्डर है क्या। तो QSO इज़ द लॉ ऑफ एविडेंस ऑफ पाकिस्तान। इट गवर्न्स द लॉ रिलेटेड टू एविडेंस। ये पाकिस्तान का लॉ ऑफ एविडेंस है जो किस हवाले से, एविडेंसेस के हवाले से। अब हम इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि एविडेंस किसे कहते हैं और लॉ ऑफ एविडेंस किसे कहते हैं। तो एविडेंस किसे कहते हैं? एनीथिंग प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग और डिसप्रूविंग एन इशू अंडर क्वेश्चन। कोई भी चीज़ जो कोर्ट में पेश की जाए, किस पर्पस के लिए? ताकि किसी भी इशू को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव किया जा सके या डिसप्रूव किया जा सके। यहाँ पर क्या लिखा है? एनीथिंग, एनीथिंग प्रेजेंटेड, यानी कि वो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, किसी विटनेस की स्टेटमेंट भी हो सकती है, किसी विटनेस का बयान भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जो कोर्ट में पेश की जाए, किस पर्पस के लिए? ताकि किसी भी इशू को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के दरमियान एक डिस्प्यूट है, उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ। तो अब कोर्ट में सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि क्या वाकई इन दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। तो अब यहाँ पर जो ए है, जो डॉक्यूमेंट लेकर आएगा कोर्ट में, जो एग्रीमेंट लेकर आएगा, जो ए और बी के दरमियान हुआ होगा, ये क्या है? एक एविडेंस है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो कोर्ट में पेश की जाए ताकि किसी भी फैक्ट को प्रूव किया जा सके या डिसप्रूव किया जा सके, तो ये क्या है हमारे पास? एविडेंस। डिसप्रूव में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? एग्जांपल, एक पर्सन के ऊपर मर्डर के एलिगेशंस हैं, लेकिन वो ये प्रूव करता है कि वो एट द टाइम ऑफ मर्डर कहीं और किसी और जगह पर था। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसको डिसप्रूव कर रहा है। ठीक है। तो उसको डिसप्रूव करने के लिए जो वो एविडेंसेस देगा, अपने कहीं और मौजूद होने के जो एविडेंसेस देगा, अपने कहीं और मौजूद होने के सपोर्ट में जो चीज़ें पेश करेगा, ये सब क्या हैं? एविडेंसेस हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस किसे कहते हैं। इट इज़ द लॉ रिलेटेड टू प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बिफोर कोर्ट्स। कोर्ट्स में किस तरह फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है, किस तरह हकायक को प्रूव किया जाता है, ये हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ एविडेंस। हाउ फैक्ट्स में भी प्रूव, किस तरह फैक्ट्स प्रूव किए जाएंगे, हु में प्रूव, कौन प्रूव करेगा, कब सिविल मैटर्स में कोई प्लेंटिफ प्रूव करेगा, कब डिफेंडेंट प्रूव करेगा, या क्रिमिनल मैटर्स में कब प्रोसिक्यूटर को इफेक्ट प्रूव करेगा या कब एक्यूज्ड को इफेक्ट प्रूव करेगा, एंड व्हाट फैक्ट्स में और मे नॉट बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और कौन से फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोर्ट में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो कानूनी शहादत ऑर्डर हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस है। ये हमें बताता है कि कौन क्या फैक्ट्स को किस तरह प्रूव किया जाएगा, कौन प्रूव करेगा और कौन से फैक्ट्स जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कानूनी शहादत ऑर्डर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंसेस की टाइप्स बताता है। फॉर एग्जांपल, ये हमें बताता है कि ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस कैसा होता है, हेयर से एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। ठीक है। एंड द मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ विटनेसेस यानी गवाहों का बयान किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा, ये हमें कौन बताते हैं? कानूनी शहादत ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, ये हमें बताता है कि सबसे पहले विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन वगैरह, और एज वेल एज कंसिडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एविडेंस। एविडेंस के अंदर किन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा? जब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनको किस तरह प्रूव किया जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसको किस तरह प्रूव किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच द कोर्ट इज़ टू रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ पार्टीज़। ये वो प्रोसीजर बताते हैं, वो तरीक़ेकार बताता है कि जो कोर्ट है वो किस तरह पार्टीज़ के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लॉ किसने बनाया है। कानूनी शहादत ऑर्डर वाज मेड लॉ बाय प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक इन 1984। प्रेसिडेंट ने ये लॉ पास किया है। ठीक है। प्रेसिडेंट ने ये लॉ बनाया है। तो यहाँ इसके नाम से ही वाज़ेह है, क्या नाम लिखा है? कानूनी शहादत ऑर्डर, यानी कि ये एक ऑर्डिनेंस है। तो प्रेसिडेंट इम्पॉर्ड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 89 के वो ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, और जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है वो 120 डेज तक इन्फोर्सेबल होते हैं। तो ये अब तक इन्फोर्सेबल क्यों है? क्योंकि तरीक़ाकार क्या है, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है अगर उसे पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो वो परमानेंट लॉ बन जाता है। ठीक है। तो कानूनी शहादत ऑर्डर को भी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया हुआ है। ठीक। तो ये एज अ ऑर्डिनेंस जो है ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, इस वजह से इसका नाम भी है कानूनी शहादत ऑर्डर। इसका नाम कानूनी शहादत एक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये 1984 में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने इस लॉ को बनाया। तो ये लॉ कब बनाया गया? इट वॉज इनेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड ऑन 28 अक्टूबर 1984। 28 अक्टूबर 1984 को ये लॉ इनेक्ट किया गया, ये लॉ पास किया गया एंड इन्फोर्स्ड, और तभी से ये लॉ लागू है, तभी से ये लॉ
एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, यानी ये पास्ट डेट से एप्लीकेबल नहीं, ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। प्रोस्पेक्टिव लॉ कौन सा होता है? वो लॉ जो कि जिस डेट को इनेक्ट हुआ है तब से एप्लीकेबल हो या फिर किसी फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल हो। तो 1984 से पहले हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस कौन सा था? तो इससे पहले था हमारे पास एविडेंस एक्ट 1872। तो जब कानून शहादत ऑर्डर आया तो इसने एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील कर दिया। कानून शहादत ऑर्डर का जो आर्टिकल 166 है वहाँ पर भी मौजूद है कि इट रिपील्ड एविडेंस एक्ट 1872। तो इसने एविडेंस एक्ट 1872 को ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। अब हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस कौन सा है? कानूनी शहादत ऑर्डर। अब हम डिस्कस करते हैं कि कानूनी शहादत ऑर्डर ये जो लॉ है हमारे पास, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों जो एविडेंस एक्ट है उसे रिपील कर दिया गया। तो कानूनी शहादत ऑर्डर का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ QSO इज टू ब्रिंग ऑल लॉज ऑफ एविडेंस इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। कानूनी शहादत ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्या है कि जो लॉज ऑफ एविडेंस मौजूद थे जो उन्हें इस्लामी अहकामात के मुताबिक ढाला जाए। तो हम इसका प्रियम्बल डिस्कस करते हैं। प्रियम्बल क्या होता है? किसी भी लॉ के अंदर जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है वो क्या कहलाती है? प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर क्या बताया होता है कि उस लॉ का इंट्रोडक्शन दिया होता है कि ये लॉ किस हवाले से है, इसमें लॉ का ऑब्जेक्ट पर्पस बताया होता है। तो कानूनी शहादत ऑर्डर का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? टू रिवाइज अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज ऑफ एविडेंस सो एज टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेट डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। तो ये क्या कहता है कि कानूनी शहादत ऑर्डर का पर्पस क्या है? ताकि जो पाकिस्तान के अंदर जो लॉज ऑफ एविडेंस हैं उन्हें अमेंड किया जाए, उनके अंदर तब्दीली लाई जाए, उनको मज़ीद मजबूत बनाया जाए, उनके अंदर जिन करेक्शंस की ज़रूरत है करेक्शंस की जाए। किस पर्पस के लिए? ताकि इन्हें कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इस्लामी अहकामात के मुताबिक इन लॉज को ढाला जा सके, ताकि जो हमारे लॉज ऑफ एविडेंस हैं उनको इस्लामी अहकामात के मुताबिक बनाया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कानूनी शहादत ऑर्डर कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, इसका स्कोप क्या है, इसकी एक्सटेंड क्या है। तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट के सामने जो होंगी, तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जब भी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे तो वो कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कौन सी आती है? सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दोनों में ये लॉ एप्लीकेबल है। सिविल मैटर्स में, सिविल सूट्स में भी ये लॉ एप्लीकेबल है, और जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वहाँ पर भी ये लॉ एप्लीकेबल है। इसके अलावा ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में भी जब एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे तो वहाँ पर भी कानूनी शहादत ऑर्डर का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। कोर्ट मार्शल्स कौन से कोर्स होते हैं? ये मिलिट्री कोर्स होते हैं जो मिलिट्री पर्सनल्स को ट्राई करने के लिए होते हैं कि जब कोई मिलिट्री का जो पर्सन है वो जब मिलिट्री लॉज की वायलेशन करता है तो उसे आम ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्राई नहीं किया जाता, बल्कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, कोर्ट मार्शल्स, इनके अंदर ट्राई की जाती है। तो जो कोर्ट मार्शल्स हैं जब ये एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी कानूनी शहादत ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इसके अलावा ट्राइब्यूनल किसे कहते हैं? जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स भी जब एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर भी QSO को फॉलो किया जाएगा, और एनी अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल पावर्स। कोई भी अथॉरिटी जब वो अपनी जुडिशियल या क्वासाई जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करेगी तो वहाँ पर भी QSO को फॉलो किया जाएगा। जुडिशियल तो आपको समझ में आ गया। जुडिशियल का मतलब क्या है? जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स हैं वगैरह वगैरह। क्वासाई जुडिशियल का क्या मतलब है? जो क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़ जो होती हैं, फॉर एग्जांपल जो रेवेन्यू बॉडीज़ होती हैं, वो जब एज अ रेवेन्यू कोर्ट एक्ट करती हैं तो ये किस तरह की पावर्स हैं? क्वासाई जुडिशियल पावर्स। नीम अदालती, अदालत जैसी, सेमी जुडिशियल यानी कि कोर्ट लाइक प्रोसीडिंग्स होती हैं इनकी। तो ये भी जब एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी किसको फॉलो करेंगे? कानूनी शहादत ऑर्डर को। अब हम देखते हैं कहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, किन प्रोसीडिंग्स के दौरान ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग्स होंगी वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। कानूनी शहादत ऑर्डर के जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जहाँ हम इंटरप्रिटेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे भी कि कोर्ट को जिस तरह इंटरप्रेट किया है कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर, तो कानूनी शहादत ऑर्डर क्या कहता है कि कोर्ट लफ्ज़ के अंदर आर्बिट्रेटर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर के सामने होती है वहाँ पर QSO एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा जो फैमिली कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता। उनकी प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे तो वहाँ पर कानूनी शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कीम ऑफ QSO क्या है, यानी कि कानूनी शहादत ऑर्डर की अरेंजमेंट किस तरह है। तो कानूनी शहादत ऑर्डर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, और ये 3 पार्ट्स, इन 3 पार्ट्स के अंदर कितने चैप्टर्स मौजूद हैं? हमारे पास 13 चैप्टर्स। और इन चैप्टर्स के अंदर क्या मौजूद हैं? आर्टिकल्स। तो टोटल कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर? टोटल 166 आर्टिकल्स हैं। अब हम इन तीनों पार्ट्स को शॉर्टली डिस्कस करते हैं। जो पार्ट नंबर 1 है उसका नाम क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं? हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। इनके अंदर क्या बताया हुआ है? डेफिनेशंस बताई हुई हैं, कुछ टर्म्स की डेफिनेशन मौजूद है QSO के हवाले से,
फॉर एग्जांपल कोर्ट की डेफिनेशन है, फैक्ट किसे कहते हैं, एविडेंस किसे कहते हैं, ईटीसी। और इसके अलावा इन चैप्टर्स में क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के कौन से फैक्ट्स जो हैं रेलिवेंट होंगे, कब रेलिवेंट होंगे, कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं होते, इन सब की डिटेल इन चैप्टर्स के अंदर है, पार्ट 1 के अंदर मौजूद है। फिर पार्ट 2 किस हवाले से है, पार्ट 2 किस हवाले से ऑन प्रूफ। इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और ये 2 चैप्टर्स किस हवाले से हैं, रिलेटेड टू प्रूफ ऑफ फैक्ट्स एंड स्टॉपल। इसमें बताया हुआ है कि कौन से फैक्ट्स जो हैं प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी उनके लिए एविडेंसेस देने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा यहाँ पर रूल ऑफ स्टॉपल के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद है हमारे पास पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट, वो किस हवाले से, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं, हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। और ये 5 चैप्टर्स किस हवाले से हैं, ये 5 चैप्टर्स किस हवाले से हैं, दे कंटेन रूल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस। इनके अंदर रूल्स बताए हुए हैं कि एविडेंस किस तरह प्रोड्यूस की जाएंगे। इन चैप्टर्स के अंदर बताया हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किस तरह होगा, कब एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, कब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कब री एग्जामिनेशन हो सकता है। और इसके अलावा इन चैप्टर्स के अंदर बताया हुआ है कि कोर्ट की क्या ड्यूटीज़ होंगी कि जब कोर्ट के सामने एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल QSO के अंदर बताया हुआ है कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से एविडेंसेस जो हैं एडमिजिबल हैं और कौन से एविडेंसेस जो हैं एडमिजिबल नहीं है। इसके अलावा विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई इनडिसेंट स्कैंडलस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उन सब चीज़ों से मना करेगा। तो इस तरह की चीज़ें इन 5 चैप्टर्स के अंदर डिस्कस की हुई हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।